एक दिन कावेरी को गांव की एक दाई माँ से पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। बेटी, तू यहाँ से चली जा। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। यहाँ लोग तुझे जीने नहीं देंगे। कोई तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। अच्छी तरह से जानती हूँ बेटी, वो विक्रम सिंह का बेटा एक नंबर का आवारा है। लेकिन बेटा, वो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं। उनके सामने तू नहीं टिक पाएगी। वो इस औलाद को कभी नहीं अपनाएंगे। और हमारे गांव में किसी को पता चला कि तू माँ बनने वाली है तो लोग न जाने तुझे क्या क्या कहेंगे, बिन ब्याह की माँ बुलाएंगे। और तू अच्छे से जानती है बेटा, ऐसी औरत को लोग किस नज़र से देखते हैं और क्या क्या गालियाँ देते हैं। तू यहाँ नहीं जी पाएगी। तू ये गांव छोड़कर कहीं और चली जा। कावेरी दाई माँ की बात मान लेती है और किसी और गांव में जाकर रहने लगती है और किसी तरह लोगों के घर काम कर अपना गुजारा करती है। सालों बीत जाते हैं। कावेरी का लड़का अभिमन्यु अब बड़ा हो चुका है। अभिमन्यु स्वभाव का बहुत निडर होता है और बेहद अक्लमंद भी होता है। एक दिन कावेरी के पास एक औरत आकर बोलती है, एक कावेरी, अपने अभिमन्यु को समझा के रख। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। आने दो उसे, मैं समझाती हूँ। वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। तेरे बेटे का ये पहली बार नहीं है। सारा गांव उससे परेशान है। वो अपने आप को समझता क्या है, जब देखो तब दबंगिरी दिखाता रहता है। ठीक से रहना है तो रहो, नहीं तो दोनों के दोनों निकलो इस गांव से। पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, इतने सालों से हमारे गांव में रहने दे रहे हैं। यही एहसान मानो। और पता नहीं ये अभिमन्यु किसकी औलाद है, किसका बेटा पाल रही है। ना बाप का पता है ना परिवार का। देख कावेरी, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। आइंदा मेरे बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो औरत गुस्से से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु घर आता है तो कावेरी उस पर गुस्सा करती है। माँ, उसका बेटा मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वो आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था। तुझे पता है ना, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। माँ, आखिर तू मुझे बताती क्यों नहीं कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे पिताजी कौन है? तुझे पता है, इसी वजह से लोग मुझे ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। मेरे पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। सारे लड़के मुझे बिन बाप की औलाद कहकर पुकारते हैं। मुझे कहते हैं कि मेरा बाप कौन है ये मुझे ही नहीं पता। और तुझे पता है माँ, मैं तुझे बता भी नहीं सकता। मुझे ऐसे ऐसे गालियाँ देते हैं। अब तू ही बता, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। मैं मारूं नहीं तो और क्या करूं? और इस बात की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तू है। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा तो हर बार मेरी बात टाल देती है। आज तो तुझे बताना ही होगा माँ। मुझे बता, मेरे पिताजी कौन है, वरना मैं ऐसे ही लोगों को पीटता रहूंगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक है बेटा, आज मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे पिता कौन है और तू किसकी औलाद है। शायद अब समय आ ही गया है। कावेरी अभिमन्यु को सारी बातें बताती है। अभिमन्यु को ये बातें सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। माँ, तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। तूने इतने सालों तक मुझसे ये बात छुपाई और अकेले ही सब बर्दाश्त करती रही। मैं तुझे वादा करता हूँ माँ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब तू अकेली नहीं है माँ, तेरा अभिमन्यु तेरे साथ है, जो हजारों पर भी अकेला ही भारी है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। बेटा, मुझसे एक वादा और कर। जब तू उस आदमी के सामने जाएगा तब उसे 10 जूते मेरी ओर से जरूर मारना और उसका मुंह काला करना। उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ, मैं उस आदमी को 10 जूते तुम्हारे और 10 जूते मेरे नाम के मारूंगा और उसका मुंह काला भी करूंगा। दूसरे दिन अभिमन्यु आर्यन का पता लगा लेता है। आर्यन के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका सारा कारोबार और व्यापार आर्यन ही देखता है।
आर्यन उस सोनपुर गांव में अब सबसे अमीर व्यक्ति होता है। अभिमन्यु उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा के पास जाकर कहता है, नमस्ते अम्मा, मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं बहुत दूर के गांव से आया हूं। हमारे गांव में बहुत तेज बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में हमारा पूरा गांव चला गया, मेरा पूरा परिवार चला गया। अम्मा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। गांव-गांव भटक कर थक गया हूँ। कहीं मुझे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। मैं बहुत मुसीबत में हूँ अम्मा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी कुछ मदद कर दो ना अम्मा। उस बूढ़ी अम्मा को अभिमन्यु पर तरस आ जाता है और वो उसे खाने के लिए देती है। तुम परेशान मत हो बेटा, तुम यहाँ रह सकते हो। वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। और बेटा, यहाँ तुझे काम भी मिल जाएगा। तो कल ही इस गांव के जमींदार के पास जाकर उनसे काम मांगना। उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग काम करते हैं और वो बहुत रईस है बेटा। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। बहुत से जमीन जायदाद है और उनका जो मालिक है वो भी इकलौता है। उसका नाम आर्यन है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी शादी ही नहीं हो पाएगी। उसके पिताजी ने उसकी शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती, कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाता और उसकी शादी टल जाती। और पिछली बार जब आर्यन ने शादी करने की कोशिश की, तब उसके पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। तब से आर्यन ने भी शादी नहीं की। ये सारी बातें अभिमन्यु बहुत गौर से सुन रहा होता है। आर्यन का नाम सुनते ही उसके तन बदन में आग लग जाती है। ये तो कुछ भी नहीं अम्मा। उसके बुरे दिनों की शुरुआत तो आज से होने वाली है। कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे साथ है। यही वजह है कि उसकी शादी नहीं हो पाई। उसे भी ऊपर वाले ने जिंदगी भर शादीशुदा होकर भी अकेला ही तड़पने को छोड़ा। लेकिन उसके लिए ये सजा काफी नहीं। उसे तो सजा मैं दूंगा। दूसरे दिन अभिमन्यु आर्यन के आदमी के पास काम मांगने जाता है, तो उसे काम भी मिल जाता है। और दूसरे दिन सुबह आर्यन के घर के बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं। ये देख आर्यन अपने एक नौकर से पूछता है, ये हमारे घर के बाहर गांव वालों की इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ है? वो मालिक, घर के बाहर किसी ने कुछ लिख रखा है, जिसे पढ़कर सारे लोग आपस में बात करने लगे हैं। हमारे घर के बाहर लिखने की किसकी हिम्मत हुई? और क्या लिखा है? आप खुद ही चलकर पढ़ लीजिए। आर्यन जाकर देखता है तो वहां लिखा होता है, मूर्ख सेठ पर बुद्धिमान धुरंधर का जादू, जल्द ही मेरे पैरों पर गिरेगा तू। ये पढ़कर आर्यन के तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बारे में ऐसा लिखे? ये धुरंधर कौन है? जल्दी इसका पता लगाओ। इसके दोनों हाथ न काट दिए तो मेरा भी नाम आर्यन नहीं। जी मालिक, हम इस बात का पता लगाते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। आर्यन के आदमी धुरंधर को इधर उधर ढूंढते हैं, परंतु उनको धुरंधर नहीं मिलता। फिर वो हार मानकर थोड़ी देर बाद आर्यन के पास आकर बोलते हैं, मालिक, हमने धुरंधर के बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इस नाम का तो कोई आदमी है नहीं। पता नहीं कौन है। तुम सब के सब निकम्मे हो, नाकारे हो। मुझे किसी भी हालत में वो धुरंधर अपने कदमों में चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे अपने कदमों में लाना चाहता है। अगर तुम लोगों ने उसका पता ना लगाया तो तुम लोगों की खैर नहीं। माफ करना मालिक, हम फिर से कोशिश करेंगे। दूसरे दिन आर्यन के घर के बाहर फिर से कुछ लिखा होता है, तूने जो बोया था दर्द का हर एक बीज, आज वही फसल तुझे रोने पर मजबूर करेगी। बदला मेरा शोर नहीं करेगा, बस तेरी दुनिया चुपचाप उजाड़ देगी। ये देख आर्यन गुस्से से लाल हो जाता है और अपने कमरे में जाकर सोचता है, ये कर कौन सकता है? गांव में किसी की इतनी हिम्मत आ गई जो मुझसे पंगा ले।
पूरा गांव मुझसे डरता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस धुरंधर का पता तो लगा कर रहूंगा। ये मेरी दुनिया उजाड़ने आया है। अगर मैंने इसकी दुनिया ना उजाड़ दी तो मेरा भी नाम आर्यन नहीं। एक बार मिल जाने दोबारा कुछ लिखने लायक नहीं बचेगा। आर्यन के आदमी धुरंधर को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। उन्हें धुरंधर का कोई पता नहीं चलता। आर्यन भी बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो गांव में ऐलान करता है कि जो कोई भी धुरंधर का पता बताएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस इनाम के चलते एक मंगल नाम का आदमी आर्यन के पास जाकर बोलता है, मालिक, मैं धुरंधर का पता लगाऊंगा। मुझे एक मौका दीजिए मालिक, मुझ पर यकीन कीजिए। ठीक है, अगर तुमने उस धुरंधर का पता लगा लिया और उसे हमारे सामने पेश कर दिया तो मैं तुम्हें पूरे 500 सोने के सिक्के दूंगा। मंगल बहुत खुश हो जाता है और धुरंधर का पता लगने लगता है। इधर अभिमन्यु अम्मा से कहता है, अम्मा, ये धुरंधर कौन है और क्या बात है? गांव के लोग कुछ यही नाम लेकर बात कर रहे थे। पता नहीं बेटा, लेकिन धुरंधर की वजह से आर्यन बहुत परेशान है और हमारे ही गांव का जो मंगल है ना, उसने धुरंधर को पकड़ने का बेड़ा उठाया है। सुना है उसे पूरे 500 सोने के सिक्के मिलने वाले। अच्छा, ये बात। अभिमन्यु एक योजना बनाता है और मंगल के पास मुंह पर कपड़ा लपेटकर जाकर कहता है, सुनो मंगल भैया, मेरे पास धुरंधर के बारे में एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आप मुझे उन सिक्कों में से थोड़े सिक्के दे दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन हो और चेहरे पर ये कपड़ा क्यों लपेट कर रखा है? ये कपड़ा निकालो। और तुम धुरंधर के बारे में क्या जानते हो? नहीं मंगल भैया, मैं ये कपड़ा नहीं हटा सकता क्योंकि धुरंधर कहीं भी हो सकता है। उसने पहचान लिया तो इसीलिए मैंने ये कपड़ा लगाया है ताकि धुरंधर मुझे ना पहचाने कि मैं इसी गांव का हूँ। दरअसल मैं भी उस धुरंधर को ढूंढने ही निकला था, लेकिन मुझे पता चला कि आप छोटे मालिक के पास गए थे और मालिक ने आपको 500 सोने के सिक्के इनाम में देने का वादा किया है। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ सोने के सिक्के देने होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, क्या बताने वाले थे? तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? दरअसल वो धुरंधर एक बहुत बड़े गिरोह का आदमी है और उस गिरोह की ये पहचान है कि वो सारे लोग गंजे हैं, उनके सिर पर बाल ही नहीं है। ये धुरंधर की बहुत बड़ी पहचान है। उसकी आंखों में धूल झोंकने का ये बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम अपने सिर के बाल मुंडवा लो और गंजे बन जाओ, और इस गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ एक तालाब है, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ तो धुरंधर तुम्हें मिल सकता है। धुरंधर तुम्हें देख यही सोचेगा कि तुम उसके ही गिरोह के आदमी हो और वो तुम्हारे सामने आ जाएगा और सारे लोग रात में वहीं मिलते हैं। मैंने सुना है वो रात में ठीक 11 बजे वहाँ मिलते हैं। तुम सच कह रहे हो, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हें ज़रूर सोने के सिक्के दूंगा, बस एक बार वो धुरंधर मेरे हाथ आ जाए। मैं जाने से पहले अपने सर के बाल मुंडवा लेता हूँ। और फिर अभिमन्यु साड़ी पहनकर एक औरत के भेष में मंगल की पत्नी के पास जाकर बोलता है, अरे ओ बहन, तुमने सुना है हमारे सोनपुर गांव में कुछ चोर घुस आए हैं? क्या बात कर रही हो बहन? क्या सच में? हाँ हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। रात में ज़रा संभल कर रहना। और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है उन चोरों की पहचान है कि वो सारे चोर गंजे हैं। अगर रात में तुम्हें ऐसा कोई गंजा आदमी दिखे तो तैयार रहना, पहचान जाना कि वही चोर है। उसे इतना मारना कि अपने पैरों पर चलने के लायक न रहे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। आज रात को तो मेरे पति भी घर पर नहीं है, वो धुरंधर को पकड़ने जो जा रहे हैं। मैंने उन्हें कितना कहा कि धुरंधर को पकड़ना आपके बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरी कहाँ सुनते हैं। उन्हें 500 सोने के सिक्के जो दिखाई दे रहे थे। अब रात के समय तो मैं और मेरी सास अकेली ही हैं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, हम रात में सतर्क रहेंगे। और फिर